नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत आपके सामने फिर से अपना नया वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। पेपर 4 बेसिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। आज अपन इस पेपर का लास्ट यूनिट यानी 5वां यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो है कम्युनिकेशन स्किल फॉर टीचर्स यानी शिक्षकों के लिए संप्रेषण कौशल। स्टूडेंट्स, संप्रेषण शब्द यानी कम्युनिकेशन। संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के शिक्षा तथा शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा में संप्रेषण बहुत ही जरूरी है। कम्युनिकेशन शब्द हिंदी शब्द संप्रेषण का अंग्रेजी रूपांतरण है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। कम्युनिस शब्द का अर्थ है कॉमन तथा सामान्य। अतः हम कह सकते हैं कि संप्रेषण शब्द है, इसका सामान्य अर्थ है व्यक्ति सामान्य रूप से सामान्य अवबोध से अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ में करता है। अतः संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। शिक्षा तथा शिक्षण बिना सूचनाओं के या बिना विचारों के आदान प्रदान के असंभव है। शिक्षण में अध्यापक छात्रों के साथ कम्युनिकेशन करता है, संप्रेषण करता है। संप्रेषण अलग अलग तरीक़ों से होता है। एक तो लिखित यानी लिखकर विचारों का आदान प्रदान करना, एक नॉन वर्बली यानी उसको बोलकर उसको आदान प्रदान। यानी जब शिक्षक अपने छात्रों के साथ में संप्रेषण करता है यानी विचारों का आदान प्रदान करता है कम्युनिकेशन के माध्यम से, तब वह छात्रों के साथ अपने चेहरे के हाव भाव, अपने चेहरे के आँखों के एक्सप्रेशंस, अपने हाथों के संकेत और अपने बोलने के द्वारा बोली या भाषण द्वारा अपने विचारों का, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन के दौरान करता है। अतः शिक्षण के लिए संप्रेषण का माध्यम सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जैसे अपन शिक्षक होने के नाते छात्रों के साथ वार्तालाप करते हैं, उनके साथ संप्रेषण करते हैं, उनको किसी सूचनाओं को देते हैं या कक्षा में उसका प्रश्नों का कोई उत्तर देते हैं, छात्र अपन को वापस प्रश्नों का प्रत्युत्तर देते हैं, या प्रधानाध्यापक होता है, एक शिक्षक को बुलाता है अपने पास में, प्रधानाचार्य जो होते हैं उनके साथ वह टीचर के साथ शिक्षण की प्रशंसा करते हैं या छात्रों के साथ किसी सूचनाओं को देने के लिए उनको बुलाते हैं या अपने शिक्षण की कोई आलोचना करते हैं, तो वह संप्रेषण के माध्यम से होता है। क्लास में जब बच्चा अध्यापक के साथ में पढ़ता है या अध्यापक अपना शिक्षण कार्य करवाता है, तब बच्चे अपने साथी लोगों से धीरे धीरे कान में फुसफुसाते हैं, धीरे धीरे कान में कुछ बोलकर बात करते हैं या एक दूसरे के साथ हल्के से धीरे धीरे बोलकर अपने सवाल का जवाब लेते हैं या देते हैं, या अध्यापक को देने की अध्यापक के साथ में उसकी अंतर्क्रिया जो होती है इंटरेक्शन, उसके लिए वह छात्र एक दूसरे के साथ कोई वार्तालाप करते हैं अपने एक दूसरे छात्रों के साथ में। तो वो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है जो क्लास में निरंतर चलती रहती है, चाहे वो छात्र का छात्र के प्रति हो या छात्र का अध्यापक के प्रति हो। तो संप्रेषण एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो अध्यापक और छात्र के परस्पर चलती है और छात्र और छात्रों के बीच में आपस में भी चलने वाली निरंतर प्रक्रिया संप्रेषण प्रक्रिया है। एक अच्छा भाषण करता होता है, जो भाषण देने के लिए खड़ा होता है स्टेज पर, तो वो अपने मुख की मुद्रा, अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा, अपने बोली के द्वारा परस्पर वार्तालाप करके एक अच्छा श्रोता, जो अच्छे श्रोता होते हैं उनको सुनते हैं और वो अपने श्रोताओं को अपनी तरफ एक अट्रैक्ट करने का या अपनी तरफ अटेंटिव करने का प्रयास करता है अपने विचारों से, अपने संकेतों से, अपने चेहरे के हाव भाव से, अपने मुख की भाव भंगिमाओं से उसको प्रभावित करने की पूरी कोशिश करता है एक संप्रेषण के माध्यम से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रेषण अपने विचारों का या अपने संदेशों का आदान प्रदान करना या एक दूसरे के साथ समझने का प्रयास है।
संप्रेषण प्रेषण करने की, एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करने की, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने की और अपने दूसरों के विचार खुद सुनने की, अभिव्यक्तियों, सूचनाओं तथा वेदनाओं को विनिमय करने की एक प्रक्रिया है, जिसे हम संप्रेषण की प्रक्रिया कहते हैं। एंडरसन ने कहा है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के चेतनतया तथा अचेतनतया और दूसरे के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप से उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है, यह एंडरसन ने कहा है। संप्रेषण की परिभाषा देते हुए लिगन्स कहते हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दो अथवा दो से अधिक लोगों के विचारों के आदान प्रदान, उसकी भावनाओं के और उसके परस्पर अंतःक्रियाओं को विनिमय कर परस्पर क्रिया से प्रतिक्रिया करते हैं, विचारों को आदान प्रदान करते हैं, वह संप्रेषण की एक प्रक्रिया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि संप्रेषण की परिभाषा हमने पढ़ी, लिगन्स की पढ़ी, एंडरसन की हमने बताया आपको। संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान का परस्पर एक प्रक्रिया है, वह निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कक्षा में अध्यापक तथा छात्र के बीच में, छात्र तथा छात्र के बीच में आपस में होती है। तो हम कह सकते हैं कि संप्रेषण संदेश देने वाले तथा संदेश लेने वाले व्यक्ति के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे संप्रेषण की विशेषताएं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी एक संप्रेषण की क्या विशेषता है, इसके ऊपर हम भी विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, संप्रेषण पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। नंबर 2, संप्रेषण में विचार विमर्श तथा विचार विनिमय में विशेष ध्यान दिया जाता है। नंबर 3, संप्रेषण एक द्विवाही प्रक्रिया है। द्विवाही प्रक्रिया में क्या होता है, एक व्यक्ति जो संदेश देता है और दूसरा व्यक्ति जो संदेश को ग्रहण करता है, यानी संप्रेषण एक द्विवाही प्रक्रिया है। नंबर 3 है, संप्रेषण एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है, क्योंकि हम संप्रेषण एक दूसरे के बीच में जो कम्युनिकेशन करते हैं, हमारा कम्युनिकेट होता है एक दूसरे के बीच में, चाहे वो छात्र छात्र के बीच में होता है, चाहे छात्र अध्यापक के बीच में होता है, चाहे अध्यापक प्रधानाचार्य के बीच में होता है, तो एक उद्देश्य को लेकर संप्रेषण होता है। उस उद्देश्य, किसी भी संप्रेषण के पीछे एक उद्देश्य होता है, उस एम्स को पूरा करने के लिए संप्रेषण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। संप्रेषण की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रभावशाली संप्रेषण होता है वह उत्तम शिक्षण का एक माध्यम होता है। सबसे बढ़िया शिक्षण होगा जब अध्यापक जो बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन करता है, उसका जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण बच्चे और छात्र के अध्यापक के प्रति एक प्रभावी हो, यानी अध्यापक छात्रों को अपने मुख की भाव भंगिमाओं द्वारा, अपने हाथों के संकेत के द्वारा, अपने आँखों के, अपने मुख के एक्सप्रेशंस के द्वारा छात्रों को ऐसा लेसन पढ़ाए या ऐसी सूचनाएं दे या ऐसे विचारों का आदान प्रदान करे वह छात्रों के बीच में प्रभावी हो, यानी प्रभावी संप्रेषण एक उत्तम संप्रेषण की विशेषता है। और लास्ट में हम कहेंगे आपको, संप्रेषण प्रक्रिया में एक प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है, क्योंकि एक हम बच्चों को जस्ट क्लास में एक दूसरे के सामने बैठकर बच्चों के साथ में जो अपन संप्रेषण प्रक्रिया करते हैं, यानी कम्युनिकेशन करते हैं, वह एक प्रत्यक्ष रूप से होता है। अध्यापक बच्चों को देखता है, बच्चे अध्यापक को देखते हैं। क्लास में एक अटेंटिव तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है वह एक प्रभावी होता है, जिसमें बच्चे प्रत्यक्ष रूप से समावेशित होते हैं। यानी कि यदि संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेशकर्ता के संदेश का संदर्भ प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता तो वह संप्रेषण प्रभावी नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, संप्रेषण की प्रकृति, यानी द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की क्या प्रकृति है, इसके बारे में हम आप विस्तार से चर्चा करेंगे। संप्रेषण की प्रकृति के बारे में हम कहेंगे कि संप्रेषण में व्यक्ति एक या एक से अधिक होता है, यानी संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक तो होता है संप्रेषण यानी संदेश देने वाला, कम्युनिकेशन में संदेश देने वाला यानी संदेश वाहक, और दूसरा होता है संदेश प्राप्त करने वाला।
संप्रेषक को संचारक तथा प्राप्तकर्ता को संप्रेषक कहा जाता है। वह व्यक्ति जो बोलता है, लिखता है तथा दिशा निर्देश देता है वह संप्रेषक, और जो व्यक्ति इन संदेशों को सुनता है अथवा प्राप्त करता है वह व्यक्ति संप्रेषण ग्राही कहा जाता है। यानी संदेश कर्ता तथा संप्रेषक संदेश प्राप्त करता, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। यानी संप्रेषण में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। नंबर 2, संप्रेषण संदेश अत्यंत आवश्यक है। अब संप्रेषण संदेश अत्यंत आवश्यक कैसे है? जैसे भाषण, आवश्यक निर्देश तथा सुझाव आदि, जो एक संप्रेषण जो अनिवार्य रूप से एक संप्रेषण कम्युनिकेशन करता है। और अगर संदेश ही नहीं है तो संप्रेषण मतलब विचारहीन है या अप्रभावी है, अपन कह सकते हैं कि अप्रभावी है। नंबर 3 है संप्रेषण लिखित, मौखिक तथा भावभंगिमा के स्वरूप भी हो सकता है। जैसे संप्रेषण में जैसे कि व्यक्ति के बोलने के लिए उसके हाथों का, उसकी आँखों का, उसके मुख की भावभंगिमाओं का जब प्रयोग किया जाता है, संकेतों का, उंगलियों से जैसे ऐसे करना या आँखों से किसी चीज़ को प्रभावित करके बोलना, जैसे कोई दुख की बात होती है तो मुंह पर अलग तरीके की भावभंगिमा लाना, तो खुशी का संदेश होता है तो उसके लिए थोड़ा हंस के किसी संदेश को आगे करना। तो मतलब ये जो होता है वो वर्बली होता है, जिसको अपन मौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया में ले सकते हैं। और एक लिखित संप्रेषण होता है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति लिख कर आगे के व्यक्ति को पेश करता है, उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। जिसमें क्या होता है, व्यक्ति लिखकर संदेश देता है और संप्रेषण जो होता है वो जो प्राप्त करता होता है, संप्रेषण ग्राही यानी प्राप्त करता होता है, वो लिखे हुए व्यक्ति की बातों को पढ़कर अपने आप ही समझता है, वो होता है लिखित संप्रेषण। इस प्रकार से हम कह सकते हैं संप्रेषण 2 तरीके का होता है, एक तो लिखित तथा दूसरा मौखिक। लिखित में सिर्फ लिखकर प्रयोग किया जाता है और मौखिक संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में व्यक्ति की पूरी मुख की मुद्राओं, आँखों का, होठों का, हाथों का संपूर्ण रूप से उसकी भावभंगिमाओं का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 है संप्रेषण औपचारिक तथा अनौपचारिक भी होता है। यानी संप्रेषण संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन अपनी संगठन तथा अपनी संरचना के अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी प्रक्रिया यानी जो संप्रेषण ग्राही तथा संप्रेषण प्रेषणकर्ता, यानी संप्रेषणकर्ता संप्रेषण ग्राही के साथ में सूचनाओं की प्रतिपुष्टि के साथ प्रेषित होती है, तो संप्रेषण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। और नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषण एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कक्षा में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, कक्षा में बच्चा जब अध्यापक के साथ में पढ़ता है तब वो धीरे धीरे अपने साथी लोगों के साथ बातचीत करता है या उनके कान में कुछ धीरे से बोलता है या वापस बच्चा जो होता है उसके कान में कोई जवाब देता है या अध्यापक के साथ में कुछ भी वो उत्तर का प्रत्युत्तर देता है या लेता है या किसी भी चीज़ की आलोचना करता है या अध्यापक के साथ किसी चीज़ की प्रशंसा करता है, तो वह संप्रेषण है। यानी क्लास में वह संप्रेषण प्रक्रिया उस समय चल रही होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सतत प्रक्रिया या संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके बिना शिक्षण तथा शिक्षा दोनों ही अधूरी है। यानी दोनों की कल्पना ही नहीं की जा सकती बिना संप्रेषण के। अब संप्रेषण में एक चीज़ आती है सामने, 7C संप्रेषण। यानी 7C जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है वो मैं भी आपको बताऊंगी। जनसंचार के लिए 7C को एक महत्वपूर्ण माना जाता है, घटक माना जाता है। अब वो 7 महत्वपूर्ण घटक जो जनसंचार को सफल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, वो 7 घटक कौन से हैं? नंबर 1 विश्वसनीयता, नंबर 2 संदर्भ यानी वो संप्रेषण किसके संदर्भ में है, नंबर 3 विषय वस्तु यानी जिस चीज़ का कम्युनिकेशन हो रहा है उसके कंटेंट क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, ये जानना, ये होना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 4 क्लियरिटी यानी स्पष्टता
उस संप्रेषण की स्पष्टता क्या है, ये जाना जाता है। नंबर 5, निरंतरता तथा एक रूपता, यानी जो हम लोग संप्रेषण जो करते हैं एक दूसरे के साथ में जो कम्युनिकेशन होता है उसकी निकटता या एक रूपता क्या है। नंबर 6, माध्यम, यानी संप्रेषण का आपका माध्यम क्या होगा। कई बार हम कहते हैं ना हिंदी में या इंग्लिश में कोई माध्यम, जैसे किसी भाषा का माध्यम होता है तो वो माध्यम होता है हिंदी तथा इंग्लिश। अब जैसे संप्रेषण किसी गांव वाले बच्चों के साथ में हो रहा है या किसी गांव में किसी विचारों का या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो उस समय वहाँ पर इंग्लिश में कम्युनिकेट करना या इंग्लिश में कुछ बोलना तो गाँव वालों को ना तो समझ में आएगा, ना वो अटेंटिव रहेंगे, ना वो आपकी बात को सुन पाएंगे, ना ही आपकी बात को समझ पाएंगे। तो संप्रेषण के लिए सबसे बढ़िया मतलब छठी चीज़ जो आवश्यक है वह है माध्यम, कि किस माध्यम से आपका संप्रेषण किसी बच्चों के साथ या किसी जनता के साथ जनसंचार के लिए किया जा रहा है। अब अपन ने सभा में किसी की भीड़ को इकट्ठा किया, सभा के लिए लोगों को इकट्ठा किया और अपन उसको लिख के दे रहे हैं तो वो संभव नहीं है। वो विचारों का आदान प्रदान हम बोल के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके अपने चेहरे की भाव भंगिमाओं के साथ, अपने मुख मुद्राओं के साथ, अपने आँखों के एक्सप्रेशंस, चेहरे के हाव भाव के साथ देते हैं। तो मतलब किस माध्यम से आप दे रहे हो, वर्बली या नॉन वर्बली, इस चीज़ के लिए हम देखते हैं कि भाई माध्यम क्या विशेषता रखता है। तो सबसे छठा पॉइंट है इसका माध्यम। और लास्ट इसकी 7C की जो विशेषता है वह है श्रोताओं की क्षमता, यानी जो सुन रहे हैं श्रोता उनकी कैपेसिटी क्या है। आप जो जनता के बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो अपनी बातों का कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या जनता की वो क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि वो आपकी बातों को सुन रही है तथा ग्रहण कर रही है। या फिर आप अपना संप्रेषण कर रहे हो और बच्चों के बीच में क्लास में कुछ भी कह रहे हो या अपने गांव में किसी सभा में कुछ कह रहे हो और संप्रेषण कम्युनिकेशन हो रहा है आपका जनता तथा आपके बीच में, वर्बली या नॉन वर्बली जो भी है, और जनता के वो ऊपर से ही निकल रहा है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो श्रोताओं की क्षमता जानना भी 7C में संप्रेषण का जो एक जनसंचार का घटक है वह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार अपने 7C कम्युनिकेशन के लिए पढ़ा हमने विश्वसनीयता, स्पष्टता, माध्यम, श्रोताओं की क्षमता और उसका उद्देश्य युक्त होना, संप्रेषण की विषय वस्तु किस संदर्भ में दिया जा रहा है। इस प्रकार अपने ये सातों जो 7C कम्युनिकेशन के घटक है, जनसंचार माध्यम, जनसंचार के जो घटक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। विश्वसनीयता के लिए हम कहेंगे कि संचार की जो सूचना दी जा रही है, यानी जनसंचार में जो सूचना बताई जा रही है उसमें लोगों का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि किस हद तक वह विश्वसनीय है। नंबर 2, हम कोई भी संदेश दे रहे हैं उसमें संदर्भ का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना संदर्भ के विषय को जानना मुश्किल है। अब एक तीसरा पॉइंट, विषय वस्तु। संप्रेषण में विषय वस्तु का होना यानी कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप संप्रेषण किस तरीके का दे रहे हो, कहाँ किस सभा में किस तरीके का भाषण दे रहे हो। जैसे कि चुनाव के संदर्भ में तो विषय वस्तु चुनाव की होगी, जो सुनने वाले श्रोता होंगे वो चुनाव के लिए भाई किस पार्टी के लिए आप आगे किस नेता को चुनना चाहते हो या किस नेता के लिए आप जो है अपने जो पैम्पलेट बांट रहे हो या उसके बारे में कुछ बता रहे हो, भाई इस जन नेता को अपन को चुनना है या इसको विजयी घोषित करना है। तो मतलब चुनाव के बारे में है या और किसी बारे में है, तो इसके लिए हमें विषय वस्तु को जानना बहुत ही आवश्यक है। फिर एक स्पष्टता। जब हम जनसंचार के लिए कोई कम्युनिकेशन या संप्रेषण करते हैं तो उसमें स्पष्टता यानी क्लियरिटी होनी बहुत ही आवश्यक है। यानी जिस जनसंचार को हम कर रहे हैं वो सरल तथा एक संदेश को सरल तथा सामान्य शब्दों में कहा जाना चाहिए, वो जनता को समझ में आ रहा है। आपकी भाषा के जो शब्द है वो स्पष्ट शब्द होने चाहिए, कोई अलग से कोई कहता है ना टिपिकली ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जब बच्चों जनता को समझ में नहीं आए। यानी स्पष्टता, जो संदेश दे रहे हो उसकी क्लियरिटी होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है निरंतरता तथा एक रूपता। अब आप सब जानते हैं कि संचार एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। उस संचार में निरंतरता तथा एक रूपता होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संदेश प्राप्त करता होता है उसे लगातार व्यक्ति को समझाने के लिए या जनता को समझाने के लिए
अपने शब्दों को या अपने वाक्यों को दोहराना भी आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक सूचना को अपन ने एक बार बोल दिया, जनता को समझ में नहीं आया तो आप वहीं पर अपना काम ख़त्म कर दिया। एक बार नहीं, जैसे छोटे बच्चों को कोई समझाता है, किसी कोई मतलब विषय वस्तु के बारे में समझाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो अध्यापक क्या करता है, उस सूचना, उस विषय कंटेंट को, विषय वस्तु को बार बार उसको दोहराता है जब तक कि छात्र को समझ में नहीं आता है। यानी निरंतरता तथा एक रूपता होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को या बालक को जनसंचार के माध्यम से जो जनता है जो सुन रही है उसको समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको माध्यम बताया था, क्योंकि माध्यम जो होता है वो संचार संप्रेषणकर्ता के बीच में या संप्रेषणग्राही के बीच में बहुत ही ज़रूरी है, जिससे व्यक्ति माध्यम से ही संचार की प्रभावशीलता जो है उसकी घटती या बढ़ती है। लास्ट एक श्रोताओं की क्षमता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी जनसंचार के माध्यम से हम अपने संदेश को दे रहे हैं या किसी भी संदेश को आगे मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो रहा है, या अपन जनसंचार के माध्यम से जो भी किसी भी अपने स्पष्ट तथा सरल शब्दों में दे रहे हैं, तो क्या वो जनता उसको समझ पा रही है या नहीं पा रही है, या आप भाषण दिए जा रहे हो लगातार और जनता के ऊपर से ही निकल रहा है, और तो वो जनता के साथ में वो संप्रेषण एक प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा। तो ये है अपने 7C यानी 7 जनसंचार माध्यम के जो संप्रेषण के घटक है, जनसंचार के घटक, जनसंचार में जो संप्रेषित करने के घटक है वो 7 घटक यानी 7C मैंने आपको समझाया है। अब है अपना लास्ट पॉइंट, कंप्यूटर के द्वारा संप्रेषण। कंप्यूटर आधारित संप्रेषण यानी CBT का पूरा फुल फॉर्म जो है वो है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, यानी कंप्यूटर के द्वारा बच्चा किस प्रकार से सीखता है, किस प्रकार कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे के साथ संप्रेषण किया होता है या संप्रेषण एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन होता है, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। कंप्यूटर पर आधारित जो प्रशिक्षण होता है, अधिगम होता है, वह कंप्यूटर पर आधारित होता है। वेब का एक प्रोग्राम होता है जिसके ज़रिए बच्चा कंप्यूटर की मदद से बच्चा प्रभावी तरीके से सीखता है तथा उस पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरी करने में कंप्यूटर उसकी सहायता देता है। कंप्यूटर से संप्रेषण का मतलब होता है, सबसे बड़ी विशेषता उसकी कि कंप्यूटर के माध्यम से जो विद्यार्थी या बच्चा पढ़ता है वह स्वगति से सीखता है, वह अपने आप कंप्यूटर के माध्यम से सीखने की कोशिश करता है। उसके सामने कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने मुख की भाव भंगिमाओं से या आंखों से, एक्सप्रेशन से या हाथ के संकेतों द्वारा व्यक्ति को समझाएगा। कंप्यूटर और सामने बैठा विद्यार्थी कंप्यूटर के द्वारा जब अधिगम करता है तो वह स्वगति से अपना अधिगम सीखता है। वह वेब पर आधारित होता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर और छात्र के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वो बच्चा खुद मतलब कंप्यूटर के साथ में स्वगति से अपने इंटरेक्शन करने का प्रयास करता है। और कंप्यूटर पर आधारित जो प्रशिक्षण होता है वह एक लाभकारी उपागम भी है। कंप्यूटर में CD-ROM होता है, जो CD-ROM गणना करने में विकसित होता है। कंप्यूटर द्वारा जो ज्ञान होता है वह अस्थायी ज्ञान देने में एक लाभकारी होता है। इसके अलावा संप्रेषण के और भी साधन हैं, जैसे श्रव्य और दृश्य साधन मैंने आपको बताया। श्रव्य साधनों में जो सुनना, जैसे रेडियो है, ग्रामोफोन है, उससे सुनकर संप्रेषण किया कम्युनिकेशन होता है आपस में एक दूसरे का बोलकर। जैसे टेलीफोन होता है, हम अपने विचार जो होता है या अपनी संदेश जो होता है मोबाइल के ज़रिए एक दूसरे के थ्रू पहुँचाते हैं। दूसरा होता है टेलीविज़न, जिसको देख कर किया जाता है। कंप्यूटर, जिसको आपस में स्वगति से सीखना होता है। एक होता है अपने वीडियो टेस्ट होता है, और एक होता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, एक होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे लैपटॉप द्वारा अपन एक दूसरे के साथ में आमने सामने होकर अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। आजकल फ़ोन के ज़रिए फेस टाइम अपन आपस में बोलकर या देखकर साथ में बोलने के साथ साथ में श्रव्य तथा दृश्य दोनों साधन, जैसे सुनकर तथा उसको देखकर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किसी बात को या किसी कंटेंट पे संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने पढ़े कि कम्युनिकेशन स्किल फॉर टीचर। एक अध्यापक के लिए संप्रेषण की क्या आवश्यकता है या क्या विशेषता है या क्या उसका नेचर या प्रकृति है, 7C की क्या विशेषता है, ये हमने संप्रेषण के माध्यम से पढ़ी।
यानी ऑल ओवर कंक्लूजन ये है कि संप्रेषण कौशल जो है वह शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के ना तो शिक्षा और ना ही शिक्षा, यानी शिक्षा तथा शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके आऊँगी। ये संप्रेषण स्किल फॉर टीचर्स यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा जो नया वीडियो आएगा उसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा, जिससे कि आने वाले जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर ये वीडियो समझ में आया, आपको पसंद आया, तो आप इसे लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पास में रेड कलर की घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो प्राप्त हो सके। और बच्चों, अभी जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना महामारी, जिसके चलते देश का विकास ठप हो गया, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई। लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आपको पढ़ाने का या शिक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि इस शिक्षण का आप भरपूर फ़ायदा घर बैठे उठाएं, ताकि स्टे होम स्टे सेफ वो जो फ़ायदा है वो आप उठा सकें। आप ना तो अपने क्या कहते हैं उसको घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, ना तो आप किसी बीमारी से संपर्क में आएंगे। घर पर आप सुरक्षित रहते हुए अपने पढ़ाई का, अपने अधिगम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन वीडियो को आप बच्चों, जो हम अपनी मेहनत से बना के आपको दे रहे हैं, तो इनको आप देखना ज़रूर, इनको समझने की कोशिश करना, और समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में अपना सुझाव है वो भी आप लिख कर भेजें। नमस्कार, धन्यवाद।